Hello, welcome everyone. Today we are starting with the chapter 14, Startup Finance. और ये थियरी का हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा. इसके बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थियरी क्योंकि इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. यू मस्ट प्रिपेयर दिस वेरी वेल. और थियरी को ही आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि यू कांट इमेजिन जो थियरी आपको हेल्प करेगा, आपको जो मार्क्स बेनिफिट थियरी देगा, दैट यू कांट इमेजिन. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो थियरी को स्किप कर देते हैं, बट आई मस्ट से दैट यू मस्ट प्रिपेयर थियरी वेरी वेल क्योंकि थियरी में बहुत ट्विस्ट नहीं होते हैं क्वेश्चन में. यू गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको पॉइंट्स याद है, आप उसके की पॉइंट्स लिखो और यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स. तो थियरी के आपको की पॉइंट्स तो ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, बस आपको उससे प्रिपेयर करना है अच्छे से. सो यू गिव योर 100% एफर्ट्स एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन थियरी. स्टार्टअप फाइनेंस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना ही जॉब में जाते हैं ना ही प्रैक्टिस करते हैं, बट दे start their own startup, they carry the journey as an entrepreneur. और ICI भी इन स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है. they have ICI has also a separate committee for startups. so अगर आप प्रैक्टिस में भी जाते हैं तभी भी अगर आपके क्लाइंट को कोई स्टार्टअप करना है तो यू कैन हेल्प देम आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. या फिर आप अगर बैंकिंग वगैरह में हैं या फिर आप किसी वेंचर कैपिटल में एज एन एडवाइजर हैं, तभी भी आप इस चैप्टर को हेल्पफुल यूज रहेगा आपको इस चैप्टर का, ताकि आप इवेल्युएट कर सकेंगे स्टार्टअप्स के बिजनेसेस को. तो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इज एन आइडिया विच यू बिल्ड इन अ बिजनेस. तो किसी आइडिया को लेके आप उसे बिजनेस बनाते हैं, दैट इज एन स्टार्टअप. अब स्टार्टअप को रन करने के लिए फाइनेंस चाहिए होगा. अब वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? फाइनेंस सुनते ही हमें अगर फाइनेंस चाहिए तो हमें एक ऑप्शन क्लिक होता है, दैट इज बैंक. बट स्टार्टअप के केस में बैंक इज नॉट एन एडवाइजेबल ऑप्शन क्योंकि आपके न्यू बिजनेस है तो बैंक लोन्स नहीं देते हैं स्टार्टअप को इजीली. सो दैट इज नॉट एन एडवाइजेबल ऑप्शन. अब बैंक को छोड़ के आप कहाँ से स्टार्टअप के लिए फाइनेंस रेज करेंगे, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. पहले हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जो बहुत ही रेगुलर मेथड्स होते हैं जिनसे रेगुलर फंडिंग बिजनेस को मिल जाती है. बट यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस वेरी वेल, तो हम कुछ दूसरे मेथड्स भी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. सो फर्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप फाइनेंस के सोर्सेस क्या हैं? तो नॉन बैंक फाइनेंशियल सोर्सेस हमें बताने हैं. नॉन बैंक फाइनेंशियल सोर्स मतलब बैंक को नहीं गिनना है. अदर देन बैंक हम कहाँ से फाइनेंस रेज करेंगे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इनोवेटिव मेथड्स टू रेज द फाइनेंस. तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इनोवेटिव सोर्सेस टू फंड अप अ स्टार्टअप. तो इस क्वेश्चन में हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे. फर्स्ट आवर इज पर्सनल फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस मतलब आप अपना पैसा लगाओगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, नो वन विल इन्वेस्ट इन यू, क्योंकि वो कहेंगे अगर आप ही रिस्क नहीं ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो वो सामने वाला अदर पर्सन क्यों लेगा आपका बिजनेस का रिस्क? क्योंकि स्टार्टअप में वैसे भी बहुत ही रिस्क होता है क्योंकि वो चले ना चले सक्सेसफुली, प्रॉफिट्स जनरेट कर पाए ना कर पाए. सो अनटिल एंड अनलेस यू इन्वेस्ट, तो तभी जाके आपको फंडिंग मिलती है थर्ड पार्टी से. तो पर्सनल फाइनेंसिंग इज मस्ट. आप पर्सनल सेविंग्स यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने पर्सनल एसेट्स के सामने पर्सनल लोन्स ले सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल वे ऑफ फाइनेंसिंग. नेक्स्ट इज बिजनेस क्रेडिट लाइन्स. बिजनेस क्रेडिट लाइन्स मतलब आप बिजनेस के क्रेडिट कार्ड्स यूज कर सकते हैं. आपका जो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग बिजनेस का क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं. एक लिमिट सेट होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको
क्रेडिट मिल सकता है। नेक्स्ट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स इज द बेस्ट मेथड टू रेज द फंड्स फॉर स्टार्टअप, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स आर द पर्सन हु नो यू, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, सो यू कैन रेज द फंड्स इजीली फ्रॉम दैम। कोई उसमें हैजल नहीं होता है, बट यू शुड मेक दिस एग्रीमेंट इन अ राइटिंग। क्यों? क्योंकि अगर कोई आगे चल के डिस्प्यूट होता है तो आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। सो यू मस्ट कीप द ऑल द फंडिंग इन अ रिटर्न एग्रीमेंट। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो अपना एक टीम बनाते हैं। टीम इज लाइक एक बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन को हेल्प करता है, दैट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर मतलब सेम, एक बिजनेस पर्सन और दूसरा बिजनेस पर्सन, दे आर कॉल्ड पीयर टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब आप पब्लिक से पैसा मांगते हैं। बहुत सारी अभी वेबसाइट क्राउड फंडिंग के लिए आती हैं, जैसे कीटो वगैरह है। तो यू प्लेस योर बिजनेस प्रपोजल देयर और आपको पब्लिक उस बिजनेस में सपोर्ट करती है। बट वो कैसे बिजनेसेस होते हैं, लाइक यू आर रनिंग अ बिजनेस फॉर सम कॉज, कोई अच्छा कॉज है आपके बिजनेस में, तो पब्लिक उसको सपोर्ट करती है। दैट बिजनेस यू कैन कैरी थ्रू अ क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट है माइक्रो लैंडिंग। माइक्रो लैंडिंग मतलब आप शॉर्ट लोन्स आपको चाहिए हैं शॉर्ट पीरियड के लिए और कम इंटरेस्ट रेट पे, दैट इज अ माइक्रो लोन्स। नेक्स्ट है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब एक बिजनेस जो है वो अपने कस्टमर को लोन देता है ताकि वो उससे गुड्स खरीद सके, दैट इज कॉल्ड अ वेंडर फाइनेंसिंग। इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सो नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग मतलब आपके पास परचेज ऑर्डर आया, किसी बायर ने आपको रिक्वेस्ट किया है परचेज ऑर्डर, तो आप वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट फाइनेंस रेज करेंगे। आप फाइनेंस लेंगे और आप अपने गुड्स प्रोड्यूस करके आगे बेच देंगे। जब बायर को पेमेंट करना होगा तो वो उस फाइनेंसर को ही पे कर देगा, आपको पेमेंट नहीं करेगा। So you raise the funds against a purchase order, that is purchase order financing. Next is factoring. Factoring मतलब आपके पास बिल्स रिसीवेबल्स हैं, आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, तो आपको फंड्स रेगुलेट करने हैं अपने बिजनेस में, तो आप वो बिल्स रिसीवेबल एक फैक्टरिंग एजेंट को दे सकते हैं एंड फैक्टरिंग एजेंट आपको कुछ परसेंटेज उसका एडवांस पे कर देता है। जैसे वो 80% उसने पे कर दिया, बाकी 20% वो कस्टमर से रिसीव होने के बाद आपको पे कर देगा आफ्टर चार्जिंग सम कमीशन फीस। सो दीज ऑल आर द इनोवेटिव मेथड्स जिससे आप बिजनेस को रेगुलर फंडिंग दिला सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज परचेस पर्सनल फाइनेंसिंग। तो फर्स्ट इन्वेस्टर शुड बी योरसेल्फ, either your own cash or collateral on your assets. This proves the long-term commitment and you are ready to take risk. आप अब रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट पर्सनल क्रेडिट लाइन, तो बिजनेस क्रेडिट्स कार्ड्स यू कैन यूज। फैमिली एंड फ्रेंड्स, द पीपल हु बिलीव इन यू एंड दिस एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। Peer to peer lending, the group of people come together and lend money to each other. This is called a peer to peer lending. These groups have similar faith or interest, so they support each other. Next is crowdfunding. Crowdfunding आप crowd से funds raise करते हैं। Crowd मतलब general public. General public का vast networks of people social media को use करके आप क्राउड फंडिंग वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज करते हैं। सो कीवा, गो फंड मी, रॉकेट हब, वी फंडर, कीटो, दीज ऑल आर द क्राउड फंडिंग वेबसाइट जहाँ पे आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो लोन, द स्मॉल लोन्स दैट इज गिवन बाय इंडिविजुअल एट अ लोअर इंटरेस्ट टू अ न्यू बिजनेस वेंचर। स्मॉल लोन्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कम इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं न्यू स्टार्टअप्स को, दैट इज माइक्रो लोन्स। नेक्स्ट है वेंडर फाइनेंसिंग।
Vendor financing is a company lends money to one of its customer to buy the products from the company itself. Next is purchase order financing. So purchase order financing, if you are unable to find a large order and do not have the necessary cash to produce and deliver the product, the purchase order financing company advance the required funds directly to the supplier. Okay. Next है factoring account receivables. Factoring account receivable, a facility is given to seller who has sold goods on credit to funds his receivables. आपके receivables को funding करने के लिए ये factoring use होता है. The factor will pay most of the sold upfront amount and rest of the amount later. पहले आपको upfront कुछ भी 80% से for 85% कुछ भी पे कर देंगे. Remaining जो percentage है वो आपको कस्टमर से जब पेमेंट मिल जाएगी उसके बाद पे करेंगे. तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है. अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज पिच प्रेजेंटेशन. नाउ व्हाट इज पिच प्रेजेंटेशन? पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है? अब बिजनेस को फंड्स चाहिए, तो जो हमने ऊपर मेथड पढ़े उसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड्स रेज होते हैं, वेंचर कैपिटल के थ्रू ये रेज होते हैं. अब ये क्या होते हैं? ये वेंचर कैपिटल्स जो हैं वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं. अब आप देखोगे वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स से फंड्स लेने के लिए आपको अपना बिजनेस प्रपोजल पूरा समझाना पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड अ पिच प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट समझाएंगे. आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोसेसेस क्या है, वो सब आप डिटेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इवेल्युएट करके उसमें अकॉर्डिंगली फंड्स दे सकें. तो दैट इज कॉल्ड अ पिच प्रेजेंटेशन, जहां आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. आपने रिसेंटली शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स वेरी वेल. अगर नहीं देखा हो, यू शुड सी 1 to 2 एपिसोड्स, तो आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं इस चैप्टर में वो आपको इजीली रिलेट कर पाओगे उन्हें. तो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन. अब पिच प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या बताना होता है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस आंसर. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है, दैट यू विल, आपको इस बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट आया, दैट यू विल ऑल शेयर विद द इन्वेस्टर्स, जो आप में इन्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट इज टीम. आपकी टीम क्या है, टीम के पास क्या क्वालिटी है, क्या स्किल्स है, आपकी टीम किस तरह से वर्क करती है, कौन क्या फंक्शन करता है, दैट यू विल एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम. आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस में, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज आप उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला है और वो कैसे बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल सॉल्यूशंस. नेक्स्ट आप उन्हें बताएंगे कि मार्केटिंग या सेल्स, कि आपका जो मार्केट साइज है आपके प्रोडक्ट का या आपकी सर्विसेज का, वो कितना बड़ा है और आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट मार्केट करेंगे, किस तरह से आपकी सेल्स आ रही हैं या फिर किस तरह से आपकी सेल्स आएंगी. नेक्स्ट आप कुछ प्रोजेक्शंस सपोर्ट करेंगे. प्रोजेक्शंस मतलब आप एस्टिमेट करेंगे कि आपकी सेल्स कितनी होगी आगे से, फॉर 5 ईयर्स में कितनी आपकी सेल होगी, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन भी उन्हें सबमिट करेंगे ताकि वो आपके बिजनेस को इवेल्युएट कर पाए. नेक्स्ट इज कंपटीशन. कोई कंपटीशन है, अगर कंपटीशन है तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे उस कंपटीशन से डिफरेंट है, क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, दैट यू हैव टू शेयर. ताकि ऐसा नहीं हो आपने बिजनेस बिल्ड किया बट कंपटीशन की वजह से
आगे जाके वो प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए। सो यू हैव टू मस्ट स्टडी द कंपटीशन वेरी वेल। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल क्या है आपका, कौन क्या कस्टमर्स हैं आपके, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्या पर्पस है, कैसी प्रोसेसेस लगेंगी आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में। दिस ऑल मॉडल आपको एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट इज कि आप उनसे कितना पैसा मांगना चाहते हैं, फाइनेंसिंग। और अगर ऑलरेडी आपके पास फंडिंग रेस की है आपने, तो उसे आपने कहाँ यूज़ किया है, या फिर आप जो अभी रेस करना चाहते हैं उसे कहाँ यूज़ करेंगे, दैट यू ऑल एक्सपेक्ट आपको समझाने पड़ेंगे फाइनेंसिंग के। तो दिस इज द रिलेटेड टू पिच प्रेजेंटेशन, एक एक करके पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें आपको बताना है हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर बिजनेस, कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया हो तो वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट इज टीम, कि आपकी टीम में कौन कौन है, बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर्स आपको बताना है, टीम के कोई रिजल्ट्स हैं पास्ट में, से फॉर एग्जांपल आपने कोई पहले ऑलरेडी बिजनेस कैरी ओवर किया है और उसमें आपने बहुत सक्सेस अचीव की है, अब आप दूसरा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आपकी टीम सेम ही है, तो आप वो भी शेयर करेंगे कि ऑलरेडी हम पहले एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट आप सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, हाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मॉड्यूल में, फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया था कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम। सो तब तक कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं था, तो कस्टमर्स को ऐसा ट्रस्ट नहीं रहता था कि हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर मंगवाएंगे तो वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो दे हेजिटेट टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो वो हटाने के लिए, ताकि कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करे, फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस द कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है मार्केटिंग या सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में आप बताएंगे कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, आप कैसे उनको अट्रैक्ट करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, मार्केट साइज क्या है आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रोजेक्शन और माइलस्टोन। प्रोजेक्शंस हमें क्या सबमिट करना होता है, यू हैव टू सबमिट इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड, जैसे बैंक में से लोन हमें लेना होता है, तभी भी हमें प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट यू हैव टू सबमिट। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, आपके प्रोडक्ट्स कैसे अलग हैं कॉम्पिटिटर्स से। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में आप बिजनेस प्रोसेस का, टारगेट कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपकी ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं, आपका ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कितना है, दिस ऑल विल यू एक्सप्लेन। नेक्स्ट लास्ट फाइनेंसिंग, कि आपको हाउ मच मनी ऑलरेडी कितनी रेस की है, किसने वो इन्वेस्ट किया है, और आपने उस फंडिंग का क्या किया, व्हाट यू डिड अबाउट दैट। दिस ऑल यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा बूटस्ट्रैपिंग। अब बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, आप अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ही फाइनेंस दिला सकते हैं। ये फाइनेंस जो है वो जल्दी कैसे आ सकता है, क्योंकि ये रेगुलर जो बिजनेस इनकम्स होती हैं उनके थ्रू ही फाइनेंसिंग होता है। तो अगर रेगुलर बिजनेस इनकम के थ्रू ही फाइनेंस होगा तो यू डोंट नीड समवन्स अप्रूवल्स, या आपको कोई लंबी प्रोसेसेस नहीं करनी पड़ेगी फाइनेंस को रेज करने के लिए। सो दिस इज बूटस्ट्रैपिंग, जो आप अपने बिजनेस को रेगुलर फंडिंग दिला भी सकते हैं और दैट इज विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब आप अपने जो भी आपका सप्लायर है उससे आप क्रेडिट लेंगे। अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट पे ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड करवा देंगे क्रेडिट से। फॉर एग्जांपल 30 डेज का आपको क्रेडिट मिलता है तो यू विल एक्सटेंड द क्रेडिट टू 60 डेज। उससे क्या होगा, आपके कस्टमर से पैसे आ जाएंगे और फिर बाद में आपको अपने सप्लायर को पे करना पड़ेगा। सो पहले आपको पैसा आएगा कस्टमर से, बाद में आप सप्लायर को पे करेंगे, बाद में आप सप्लायर को पे करेंगे। तो दिस विल
रेगुलर द फंड्स, आपको जो फाइनेंस चाहिए होगा बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपके ऑपरेशन से ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, हमने ऊपर भी पढ़ा कि आप बिल्स रिसीवेबल फैक्टरिंग एजेंट को दे देंगे और फैक्टरिंग एजेंट आपको उसके बदले में एडवांस मनी पे कर देगा। तो आपने भले ही गुड्स क्रेडिट पे दिए, मार्केट ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से आपने गुड्स क्रेडिट पे दिए, बट यू विल गेट द कैश पेमेंट। तो इससे आपको बिजनेस के फाइनेंस रेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है लीजिंग। लीजिंग मतलब आपके जो बिजनेस में कैपिटल फंड चाहिए, आप उसको कैपिटल फंड इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो एसेट्स चाहिए वो आप लीज पे ले लेंगे। तो स्मॉल पेमेंट्स करके आप कैपिटल एसेट्स लेंगे और अपना बहुत सारा जो कैपिटल फंड है वो ब्लॉक करने से बच जाएगा आपका। तो आपको इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं चाहिए होगा बिजनेस के लिए। दैट इज अ लीजिंग। यू टेक एन इक्विपमेंट ऑन लीज रेदर देन परचेजिंग इट। दिस reduces द कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प टू क्लेम द टैक्स एग्जम्पशन ऑल्सो। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर हमने जो ऊपर सारे मेथड्स पढ़े, इससे आपको रेगुलर जो बिजनेस के फंडिंग, रेगुलर ऑपरेशंस वगैरह के फंडिंग फाइनेंस आपको मिल जाएंगे। बट यू वांट टू बिल्ड द बिजनेस बिग, तो आपको नीड पड़ेगी ज़्यादा फाइनेंस की, और ये रेगुलर मेथड से आप फाइनेंस से बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। सो यू नीड मोर फंडिंग, मोर एक्सपर्टीज इन द बिजनेस। सो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एंजल इन्वेस्टर दैट और दूसरा है वेंचर कैपिटल। दोनों में फर्क क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन या हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, बट दे इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स टू अर्न द रिटर्न्स। अब एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल जो हैं वो सिर्फ फंडिंग नहीं देते हैं, बिजनेस को हेल्प करने में भी ग्रो करते हैं, वो अपना एक्सपर्टीज भी शेयर करते हैं। वेंचर कैपिटल जो है, वेंचर कैपिटल इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग देती है। अब एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल में भी पार्ट हो सकते हैं, बट अगर एंजल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आपको फंडिंग दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ ऑप्शन। बट एंजल इन्वेस्टर्स में जो फंडिंग है वो कम मिलती है कंपेयर टू वेंचर कैपिटल। उसमें वेंचर कैपिटल आपको ज़्यादा फंडिंग दे सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। सो यू विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपको कितने फंडिंग चाहिए। अगर कमी फंडिंग चाहिए तो आप एंजल इन्वेस्टर से रेस कर सकते हैं, ज़्यादा फंडिंग चाहिए तो वेंचर कैपिटल से रेस करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं होते हैं कि आपको पैसे दिया हो गया काम, आपसे रिटर्न ले लेंगे, ये उनकी तरह नहीं होते हैं। दिस एंजल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन योर बिजनेस, वो आपसे इक्विटी लेते हैं। सो दिस एफिलुएंट इंडिविजुअल्स इंजेक्ट द कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट या ओनरशिप इक्विटी के अगेंस्ट वो आपको फाइनेंस देते हैं। दिस प्रोवाइड्स मोर फेवरेबल टर्म्स, क्योंकि ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस को स्टार्टिंग स्टेप्स में। सारे जो भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए स्टेप्स होते हैं, सब उनकी सक्सेस स्टोरीज को बिल्ड करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स अपनी एक्सपर्टीज भी शेयर करते हैं। सो दे यूज देयर ओन मनी एंड दिस individuals can also be in a form of LLP, business trust और इन्वेस्टमेंट फंड। अब इन एंटिटीज का बिजनेस फंड भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकती है, या LLP भी हो सकता है। अब एंजल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं, सो दे डिसाइड द एग्जिट स्ट्रेटेजी। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्यों? कि कौन से पॉइंट पे वो आपकी बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे और बिजनेस को
इतना ग्रो करके वो आपको सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च करने में या फिर आपका बिजनेस किसी को सेल आउट करने में भी हेल्प करते हैं. सो दे डिफाइन अ एग्जिट स्ट्रेटेजी थ्रू एक्विजिशन और आईपीओस. नेक्स्ट है दे इन्वेस्ट लेस कंपेयर टू द वेंचर कैपिटलिस्ट. अब इनका जो फंड्स है वी कॉल्ड अ स्मार्ट कैपिटल, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं लाते हैं, अपना नेटवर्क जो उन्होंने बिल्ड किया होता है अपने बिजनेस में, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट्स, टेक्निकल नॉलेज, मैनेजमेंट नॉलेज, वो सब लाते हैं एक बिजनेस में. तो दिस इज मोर देन अ ओनली कैपिटल, सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कैपिटल. अब इंडिया में देखोगे इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स, हैदराबाद एंजल्स, ऐसे बहुत ही फेमस एंजल इन्वेस्टर्स हैं. अब जैसे इन्हें तो जानते ही हैं आप, रतन टाटा. ही इज़ अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है लाइक ओला इलेक्ट्रिक, क्योर फंड, क्योर फिट, लेंसकार्ट, पेटीएम एंड मैनी मोर. Okay. Indian Angel Network. This is an example of angel investor. अब Lens Venture या Nexus Venture Partners, they are the venture capital. अब venture capital क्या होता है वो समझेंगे. तो venture capital is an investment vehicle. वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है which manage the funds of investor seeking to invest. अब जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके फंड्स को कलेक्ट करके उनको मैनेज करती है और सक्सेसफुली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है. दिस इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेसेस विथ एक्सेप्शनल ग्रोथ. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है बट आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, एक्सेप्शनल ग्रोथ पॉसिबल है अगर आपके बिजनेस में, तो ऐसे बिजनेसेस को भी वेंचर कैपिटल सपोर्ट करते हैं. इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी. अब वेंचर कैपिटल जनरली इन्वेस्ट इन अ न्यू एंड रैपिड ग्रोइंग कंपनी, जो न्यू कॉन्सेप्ट पे होती हैं, फास्ट ग्रोइंग होती हैं, and they purchase the equity securities of your company. They assist in development of new products or services. वो product development, service development में भी help करते हैं. They add value to the company through active participation. वो आपके business में actively participate करते हैं. So this is also a smart capital type. अब इनकी characteristics क्या होती हैं? Characteristics में जो venture capital है वो एंजल इन्वेस्टर से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं. अगर आपको बिजनेस में 3-10 साल के लिए पैसे चाहिए तो वेंचर कैपिटल से आप ले सकते हैं. दे इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, मिनिमम 3 years अप टू द 10 years. अगर आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है आगे जाके आपके बिजनेस में, तो ये वेंचर कैपिटल्स वहाँ पे भी हेल्प करते हैं. एडिशनल आपको लिक्विडिटी चाहिए तो वेंचर कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइड दैट. नेक्स्ट, हाई रिस्क. वेंचर कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिस्क वाले बिजनेस मॉडल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो लेस रिस्क लेते हैं कंपेयर टू वेंचर कैपिटल्स. दे वर्क ऑन अ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न प्रिंसिपल. नेक्स्ट है इक्विटी पार्टिसिपेशन. दे पार्टिसिपेट थ्रू इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी. दे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट and help the company grow. Okay. Next आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल. क्या एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट, आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिल जाएगा. आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो आपका रिस्क भी शेयर करता है और रिवॉर्ड भी शेयर करता है. आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगा, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स का नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड किया होता है, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस होता है. दे bring the network of contacts और also provide the additional round of funding. अगर liquidity problem वगैरह है तो वो additional round भी provide करते हैं. और they are experienced in process of preparing a company for IPO.
वो कंपनी को इतना बिल्ड कर लेते हैं ताकि वो कंपनी अपना सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च कर पाए। अगर आईपीओ लॉन्च कर दिया तब ये वेंचर कैपिटल उस बिजनेस में से एग्जिट हो जाते हैं। या फिर वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड सेल। ट्रेड सेल मतलब आपने अपने एक स्टार्टअप को बहुत अच्छे से बिल्ड किया, किसी दूसरी कंपनी को उस स्टार्टअप को आप सेल कर देंगे, फिर आप कोई दूसरा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। सो दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द ट्रेड सेल। अब स्टेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग अलोंग विद द रिस्क? अब स्टेजेस क्या होते हैं? बिजनेस अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग स्टेजेस डिफाइन होती हैं जहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड करता है, और उन अलग अलग स्टेजेस पे रिस्क भी अलग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग ईयर्स के लिए होती है, तो वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सीड मनी। सीड मनी मतलब आपने अभी कुछ बनाया नहीं है, यू हैव एन आइडिया, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के लिए जो फंडिंग अगर वेंचर कैपिटल देता है दैट इज द सीड स्टेज, R&D के लिए। और यहाँ पे 7 to 10 ईयर्स के लिए फंड में इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पे जो रिस्क है दैट इज एक्सट्रीम, क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए या फिर नहीं आए, तो दैट कैरीज द एक्सट्रीम रिस्क। नेक्स्ट है स्टार्टअप। स्टार्टअप ये फेज होता है जहाँ पे आप अपने प्रोटोटाइप्स डेवलप कर चुके होते हैं, आपने मॉडल बना लिया होता है, आपका रिसर्च सक्सेसफुल चला गया होता है, बट आपने कोई अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया होता है। तो यहाँ पे भी जो रिस्क है वो वेरी हाई होती है, और फंडिंग भी 5 to 9 ईयर्स के लिए होती है। अब जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ेंगे तो हमारे जो ये ईयर्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो कम होते जाएंगे और रिस्क भी कम होती जाएगी। बिजनेस अब जब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो रिस्क ज़्यादा होगी, स्टार्ट होता जाएगा तो अलग अलग स्टेज पे रिस्क कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मतलब जहाँ पे आप अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, आपने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है 3 to 7 ईयर्स, और यहाँ पे भी रिस्क हाई होती है। हाई क्यों? क्योंकि आगे जाके ग्रोथ मिलती है या नहीं मिलती है दैट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज मतलब आपको अपना मार्केट एक्सपांड करना है। अभी यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, देन दिस इज द सफिशिएंटली हाई रिस्क होती है, क्योंकि हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट एक मार्केट में चला वो दूसरे मार्केट में चले या ना चले, दैट कैरीज अ रिस्क। सो दिस इज अ सफिशिएंटली हाई रिस्क, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 3 to 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज मतलब वहाँ पे आप एग्जिस्टिंग जो आपका प्रोडक्ट है उसका मार्केट तो कैप्चर कर चुके हैं, बट आपको अब मार्केट एक्सपांड करना है। मार्केट एक्सपांड करना है मतलब से फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट उसका जो रिलेटेड प्रोडक्ट है कोई, आपको उसमें भी अब डील करना है। यू हैव टू एक्सपांड योर मार्केट। आप किसी और का मार्केट लेंगे या फिर आप अपना न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, दिस इज द थर्ड स्टेज। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 1 to 3 ईयर्स के लिए, एंड दिस कैरीज अ मीडियम रिस्क। इसे हम मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग भी कहते हैं। मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग, यहाँ पे रिस्क मीडियम क्यों होता है? क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ तो बिल्ड कर चुके हैं, यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, आप मार्केट को समझते हैं, सो यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर आप न्यू मार्केट को भी एक्वायर कर सकते हैं। लास्ट है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज मतलब जहाँ पे आपकी कंपनी रेडी हो गई है फॉर पब्लिक इशू, दिस इज कॉल्ड अ ब्रिज फाइनेंसिंग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 1 to 3 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे रिस्क होता है लो। रिस्क लो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इस स्टेज पे वेंचर कैपिटल एग्जिट हो जाते हैं, तो दिस कैरीज अ वेरी लो रिस्क फॉर वेंचर कैपिटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो फर्स्ट इज डील ओरिजिनेशन। डील ओरिजिनेशन मतलब वो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू
या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को समझा देते हैं कि उन्हें कैसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करना है। कोई-कोई वेंचर कैपिटल है वो टेक रिलेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड में इन्वेस्ट करता है, कोई किसी बिज़नेस प्रोडक्ट्स की वजह में डील करता है। तो अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं वेंचर कैपिटल की, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इंटरमीडिएटरी और एम्प्लॉइज़ को बता देते हैं कि उनका फ़ोकस क्या है, कितना टर्नओवर वो फ़ोकस कर रहे हैं। वो अब वेंचर कैपिटल हो सकता है ऐसा टर्म्स बनाए कि किसी का अगर टर्नओवर है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 करोड़ से एक्सीड है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर के बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। किस बिज़नेस के स्टेज में जाना है उन्हें, कौन से बिज़नेस के स्टेज पे वो फंडिंग करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो दे स्पेसिफाई क्लियरली टू देयर एम्प्लॉयज़ एंड इंटरमीडिएटरीज़। नेक्स्ट, वो उन्हें अब डील आती है इंटरमीडिएटरी के थ्रू या फिर एम्प्लॉयज़ डील लेके आते हैं। अब जो सीकर है इन्वेस्टमेंट जिसे चाहिए स्टार्टअप को, वो एक इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाता है। इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में वो अपने बिजनेस के सारे डिटेल्स मेंशन करता है। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या होता है, आपके पास डील आ गई, उसके बाद आप फिल्टर लगाएंगे कि ये डील आप इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में या नहीं करेंगे। तो एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट होती है विच कंसिस्ट ऑफ सीनियर लेवल पीपल जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बिजनेस को एनालिस कर सकते हैं। मैनी सीए ऑल्सो वर्क इन दिस फील्ड। तो वो वेंचर कैपिटल के सीनियर लेवल पीपल्स एनालिस करते हैं और फिर उसे सिलेक्ट करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इनिशियली वो अप्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो भी पार्टी ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो अपना बिजनेस प्रपोजल रखा है, हम उनकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वो सब ट्रू हैं। अब इसको चेक करने के लिए वो एक्सटर्नल बॉडीज का भी हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए। नेक्स्ट इज डील स्ट्रक्चरिंग। डील स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है कि वो वेंचर कैपिटल इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब एक डील प्रिपेयर होती है जिसमें दोनों पार्टीज के लिए टर्म्स डिसाइड होती हैं कि वो इतना फाइनेंस देंगे, कितने टर्म के लिए देंगे, उनके बदले में वो क्या लेंगे। ऐसा एक डील स्ट्रक्चर होती है एंड दिस इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट बोथ पार्टीज विन। दोनों पार्टीज विन होनी चाहिए, तभी तो वो डील सक्सेसफुली क्लोज होगी। सो स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आप कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर लेंगे, प्रमोटर अगर राइट टू बायबैक रिटेन करता है, दैट इज ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डील फॉर्म होती है। नेक्स्ट है पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब डील फॉर्म हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है। अब हमने पहले ही समझ लिया था कि वेंचर कैपिटल जो है वो सिर्फ फंडिंग नहीं लाते हैं, वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस में। तो वेंचर कैपिटल नॉमिनेट्स द नॉमिनी इन अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी, और वो जो नॉमिनी है वो गाइडलाइंस को फॉलो करता है और रिपोर्ट करता रहता है, वेंचर कैपिटल को अपडेट करता रहता है कि वो माइलस्टोन्स जो उन्होंने बनाए थे वो अचीव हुए, अगर नहीं हुए तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट। तो इस तरह वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके बिजनेस को हेल्प करता है। लास्ट इज एग्जिट प्लान। वेंचर कैपिटल अपना एग्जिट प्लान बनाते हैं कि इस पॉइंट पे वो एग्जिट कर लेंगे। अब हो सकता है वो आईपीओ लाएं या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करें, उस फॉर्म में वो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है प्रमोटर वुड गिव अ बायबैक कमिटमेंट एट अ प्री एग्रीड रेट। प्रमोटर उन्हें बायबैक का एग्रीमेंट दे दे किसी फिक्स्ड रेट पे। तो इन दोनों वेज में एग्जिट कर सकते हैं वेंचर कैपिटल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। इंडिया में वेंचर कैपिटल कैसे बिल्ड हुआ। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1970 में। 1970 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए कमिटी बनाई थी और उसमें उन्होंने ये इशू सॉल्व किया था कि कैसे जो फंडिंग है उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए स्टार्टअप्स के लिए। बट उसके 10 साल के बाद आफ्टर 10 years फर्स्ट ऑल इंडिया वेंचर कैपिटल फंडिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आईडीबीआई, आईसीआईसीआई एंड आईएफसीआई। इन तीनों ने मिलके एक वेंचर कैपिटल फंडिंग स्टार्ट किया था। अब नवंबर 1988 में सीसीआई ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, इन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई फंडिंग के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उसकी वजह से स्टार्टअप फंडिंग फिर से रुक गया था। दिस वर एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव एंड एनकम्बिंग। दिस विल मेक द इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल हाईली रिस्की एंड अनअट्रैक्टिव। तो कोई भी वेंचर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसी गाइडलाइंस थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने वेंचर कैपिटल का अवेयरनेस प्रोग्राम रन किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टीडी, आईसीआईसीआई और जीएफएल, कैन बैंक, पाथफाइंडर ऐसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटल एमर्ज हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दी 1995 में, वो जो रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स थे सीसीआई के वो अबॉलिश हो गए। बट जब वो अबॉलिश हुए तब उसमें फॉरेन फाइनेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती थी कंट्री में, बट जो रूल्स बने थे वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे उनको इतना हेल्पफुल नहीं हो रहे थे, जबकि वो सपोर्ट कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो थोड़ा बायसनेस आ गया था रूल्स में, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रेडी नहीं थे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन सब रूल्स को हटाया गया, इन सब लूप होल्स को हटाया गया। न्यू रेगुलेशंस आई 1996 में, और 1997 में जब आईटी रिवॉल्यूशन आया तब वेंचर कैपिटल को बहुत बूस्ट मिल गया। न्यू आईटी कंपनीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, इन सब में वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करने लगे क्योंकि आईटी इज द फ्यूचर। सो वेंचर कैपिटल उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब वेंचर कैपिटल जो है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, ट्रस्ट, कंपनी और एलएलपी। 3 फॉर्म में वेंचर कैपिटल एग्जिस्ट कर सकता है, और उसमें इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, दैट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पेंशन फंड, कॉरपोरेशन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इन ये सब फंडिंग इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल में, और वेंचर कैपिटल आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है वेंचर कैपिटल का? तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड ऑफशोर। फर्स्ट डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या होता है, फंड्स जो है वो डोमेस्टिकली ही रेज होते हैं और यहाँ पे ही इन्वेस्ट होते हैं। द वन विच रेजेस फंड्स डोमेस्टिकली आर द डोमेस्टिक फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो डोमेस्टिक व्हीकल है वो पूल करता है सारे फंड्स इन्वेस्टर से लेके, और फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होता है जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग स्टार्टअप में। अब जो ये पूलिंग व्हीकल है वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है या कंपनी के फॉर्म में, बट मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रस्ट के फॉर्म में होता है क्योंकि वो उसमें बिजनेस को कैरी करना वेंचर कैपिटल के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन इज ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज यूनिफाइड स्ट्रक्चर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल आउटसाइड इंडिया होता है। आउटसाइड इंडिया आपकी वेंचर कैपिटल है और वो फंड रेज करेगी, फिर वो यहाँ पे इंडिया में एक एडवाइजर होगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया होगा जो अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। फंड्स बाहर रेज हो रहे हैं, फिर वो दिए जा रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया को। ओके, ओवरसीज मैनेजर्स फंड्स रेज करता है और वो इंडियन एडवाइजर को फंड्स दे देता है। दिस इज एन ऑफशोर स्ट्रक्चर।
अब यूनिफाइड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक और आउटसाइड इंडिया दोनों साथ में चलते हैं। मतलब यहाँ पे एक ओवरसीज मैनेजर जो है वो फंड से कलेक्ट करके इंडियन एडवाइजर को दे देता है और ये इंडियन एडवाइजर एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट करता है। अब ये ट्रस्ट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये ऑफशोर जो फंड्स रेज हुए वो भी इन्वेस्ट होते हैं। तो दोनों मिला के जब इन्वेस्टमेंट कैरी करते हैं, दिस इज अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर। Domestic investors are expected to participate in a fund. Overseas investors pool their asset in an offshore vehicle, which is managed by local trust, जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑफशोर भी फंड्स आते हैं और डोमेस्टिक फंड्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है? गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है बहुत ही अलग अलग वेज में। बहुत अलग अलग लिबरल नॉर्म्स होते हैं स्टार्टअप्स के लिए। तो उन सब का फ़ायदा लेने के लिए आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल होने चाहिए। तो अब ये स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम रीड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बूस्ट हो सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड हो। क्योंकि बिजनेसेस बिल्ड होंगे ज़्यादा अगर, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे, वेल्थ भी क्रिएट होगी। सो दिस विल सपोर्ट इन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। सो स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट। 16 जनवरी 2016 में ये इनिशिएट हुआ था। इसमें 3 एरियाज में गवर्नमेंट सपोर्ट फोकस करती है। फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। उनका जो स्टार्टअप का प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करती हैं, फंडिंग सपोर्ट में हेल्प करती हैं और इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन जब स्टार्टअप के बिजनेस प्रोसेसेस में भी उनको हेल्प करते हैं। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है? 19 फरवरी 2019 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अ स्टार्टअप इज जिसको इनकॉर्पोरेट होते हुए 10 साल नहीं हुए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, बट अप टू 10 ईयर्स उसको स्टार्टअप कहा जाएगा, उसके बाद नहीं। 10 ईयर्स जैसे ही आपके बिजनेस को हो गए, यू कम आउट ऑफ अ स्टार्टअप डेफिनेशन। अब इसमें इनकॉर्पोरेट कैसे हो सकते हैं? एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म या LLP। इन 3 फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनका जो टर्नओवर है दैट शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टार्टअप कहलाएंगे। वंस इट एक्सीड 100 करोड़ आप स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिस एंटिटी शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। ये इनोवेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बस आप उसका डिफरेंट चेन बना रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई इनोवेटिव, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, ऐसा आपका बिजनेस होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और वेल्थ क्रिएशन हो सके। अब दिस एंटिटी शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप से ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए। न्यू कंपनी, फ्रेश कंपनी होनी चाहिए। सो दिस आर द 5 कंडीशंस जो आपको स्टार्टअप की डेफिनेशन में फुलफिल करनी है। कंपनी की एज आपकी 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगी। LLP, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। टर्नओवर नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप एंड रिकंस्ट्रक्शन। और आपका जो बिजनेस है दैट शुड बी इनोवेटिव, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो और वेल्थ भी क्रिएट हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप। अब अगर इस डेफिनेशन के अंदर आप फॉल होते हैं तो आपके जितने भी स्टार्टअप्स के बेनिफिट हैं वो आप ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
अब स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क क्या होता है? और आपको समझाना है प्रायोरिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रायोरिटीज़ हैं? फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट इज़ अ वाइड टर्म, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कोई भी बिज़नेस में आ रहा है, बिज़नेस चला रहा है बड़े स्केल पे, दैट इज़ अ एंटरप्रेन्योर। बट स्टार्टअप जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप का एम होता है कि वो एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करे। बट जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो होता है कि आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में आप उनको यूटिलाइज करके बिजनेस क्रिएट करें। ये अपॉर्चुनिटी के बेस्ड पे होता है जबकि वो आइडिया के बेस्ड पे होता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप जनरली डज नॉट हैव अ मेजर फाइनेंशियल मोटिव। अब स्टार्टअप का फाइनेंशियल मोटिव इतना स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लगा होता है, इनोवेशन में लगा हुआ होता है। बट जब एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिव होता है फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप्स में क्या प्रायोरिटीज हैं और चैलेंजेस है। तो पहले प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज है दैट इज अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जबकि जो स्टार्टअप है वो नीड बेस्ड होते हैं। वो एक पर्पस को सॉल्व करते हैं, नीड को फुलफिल करते हैं, ना कि वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं मार्केट की। अपॉर्चुनिटी जो लेता है दैट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, अगर नीड को सर्व करता है दैट इज एन स्टार्टअप। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ अ स्टार्टअप। चैलेंज क्या है स्टार्टअप के लिए? टू गेट अ राइट टैलेंट। अब आपको न्यू, ऐसा बिजनेस में एग्जिस्टिंग कुछ है नहीं, आप इनोवेट कर रहे हैं, तो इनोवेट करने के लिए आपको बहुत ही टैलेंटेड स्किलफुल टीम चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड द राइट टैलेंट जिससे आप जो आइडिया बिल्ड कर रहे हैं उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएं। देयर आर ऑल्सो वेरियस रेगुलेशन विच एस्केलेट द कॉस्ट। बहुत सारे रेगुलेशन स्टार्टअप को फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस, रजिस्ट्रेशंस वगैरह करने होते हैं। सो दिस ऑल कम विथ अ कॉस्ट। तो बहुत कॉस्ट लग जाता है किसी स्टार्टअप को बिल्ड करने में। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर बिल्डिंग अप अ स्टार्ट। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर एंड होता है। यू प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी वेल। यहाँ पे हमारा थियरी पोर्शन एंड होता है। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल चैप्टर्स। सो थैंक यू एवरीवन, विश यू अ गुड डे।